सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। प्लीज़ आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच सकें। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग रोज़ गुड मॉर्निंग बोलते हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो टॉपिक है हमारा लहसुन, और इसके बाद में एक दो वेजिटेबल्स और बचेगी, फिर उसके बाद में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी की टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। फिर अभी इसके बाद में कुछ टॉपिक और हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको लेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको लेने के बाद में हम कंप्लीट होने के बाद में हम आगे एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, फिर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्या है, लहसुन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लहसुन का वानस्पतिक नाम है। लहसुन का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एलियम सेटाइवा, बी है आपका एलियम सेपा, सी है आपका एलियम गार्लिक और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लहसुन का वानस्पतिक नाम होगा, लहसुन का वानस्पतिक नाम होगा एलियम सेटाइवा, एलियम सेपा, एलियम गार्लिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है एलियम सेटाइवा, बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुन का वानस्पतिक नाम होता है वो एलियम सेटाइवा होता है। क्या होता है? एलियम सेटाइवा होता है। और जो प्याज का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एलियम सेपा। तो दोनों का नाम सेम है, इनकी फैमिली भी सेम है, लेकिन इनका जो नाम है वो मिलता जुलता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है ये। तो देखिए कंसेप्ट यही क्लियर कर लेना है। देखिए जो लहसुन होता है उसमें 4 शब्द होते हैं। देखिए लहसुन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्द हैं। और सेटाइवा में कितने शब्द हैं, सेटाइवा में भी 4 शब्द हैं। तो अब देखिए इन दोनों में 4 शब्द हैं। प्याज में कितने शब्द होते हैं, प्याज में 2.5 शब्द होते हैं, लेकिन अपन 2 ही मानेंगे। और सेपा में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। तो एलियम से एलियम तो बराबर हो गया, एलियम दोनों में है, लेकिन इधर सेटाइवा और इधर लहसुन बराबर है, और इधर प्याज का आपका सेपा और प्याज दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके हमें याद करना है। फिर से समझा देता हूँ। देखिए हमें कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, हमें कंफ्यूजन ये होता है कि एलियम सेटाइवा प्याज का है या एलियम सेपा प्याज का है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए सेटाइवा में कितने शब्द हैं, सेटाइवा में 4 शब्द हैं, और लहसुन में कितने शब्द हैं, लहसुन में भी 4 शब्द हैं। तो लहसुन और सेटाइवा दोनों मैच कर रहे हैं। तो लहसुन किसका हो जाएगा, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, एलियम सेटाइवा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्याज का, तो प्याज में भी देख लीजिए, प्याज में भी 2 शब्द होते हैं और सेपा में भी 2 शब्द हैं। तो एलियम सेपा किसका हो जाएगा, एलियम सेपा हो जाएगा प्याज का। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, कोरिलेट करके संबंध बना के हमें पढ़ना है, और इजी वे में बहुत इजी और फनी ट्रिक बना के हमें याद करनी है। कुल मिला के हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, लहसुन किस कुल का पादप है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लहसुन किस कुल का पादप है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एलियेसी, बी है आपके पास एमरडिलियेसी, सी है आपके पास पोएसी और डी है आपके पास मुजेसी। बताइए जल्दी से, लहसुन किस कुल का पादप है, लहसुन किस कुल का पादप है। ऑप्शन नंबर ए है एलियेसी, बी है एमरडिलियेसी, सी है पोएसी और डी है मुजेसी। बताइए जल्दी से, लहसुन किस कुल का पादप है। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए वाला एलियेसी, वो भी सही है। जिसने इसका जवाब दिया है एमरडिलियेसी, वो भी सही है। दोनों ही बिल्कुल सही जवाब हैं। ये मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको आपका ध्यान विचलित करने के लिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा है, जानबूझकर लिखा है मैंने। तो लहसुन किस कुल का पादप हो जाएगा। अगर आपको एलियेसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो एलियेसी भी सही है, अगर आपको एमरडिलियेसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो एमरडिलियेसी भी सही है। दोनों ही सही माने जाते हैं, एलियेसी और एमरडिलियेसी दोनों ही सही माने जाते हैं। और जो लहसुन का कुल है वो ही कुल किसका हो जाएगा, प्याज का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्याज का और लहसुन का कुल सेम है, बिल्कुल फैमिली बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्याज और लहसुन की फैमिली बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, लहसुन किस कुल का पादप है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन का उत्पत्ति स्थान, लहसुन का उत्पत्ति स्थान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भारत, बी है आपके पास अफ्रीका, सी है आपके पास मध्य एशिया और डी है आपके पास इराक। बताइए जल्दी से क्या होगा, लहसुन का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, लहसुन का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुन का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो मध्य एशिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्य एशिया को माना जाता है। तो ध्यान रखना, लहसुन का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हो जाएगा। अब एक बात और सुन लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो प्याज का उत्पत्ति स्थान भी क्या हो जाएगा? प्याज का उत्पत्ति स्थान भी मध्य एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हो जाएगा। तो प्याज का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया और लहसुन का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, दोनों का मध्य एशिया ही है। ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया भी लिखा हुआ आ जाता है कहीं कहीं, कभी कभी क्या होता है सेंट्रल एशिया भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लहसुन का अगर उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो लहसुन का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। प्याज का पूछा जाता है तो प्याज का भी मध्य एशिया हो जाएगा। और दोनों को ही इंग्लिश में सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, ठीक 6:30 बजे क्लास लगेगी आपकी। कल भी लगी थी, आज भी लगेगी, ठीक 6:30 बजे क्लास लगेगी। कल हमने टोमेटो का फर्स्ट चैप्टर किया था, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, तो टोमेटो की क्लास लगेगी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज, तो सभी को ठीक 6:30 बजे पहुंचना है क्लास के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, लहसुन में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल है। लहसुन में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एलिन, बी है आपका एनोलिन, सी है आपका स्नोलिक और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल होगा। लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल क्या होगा? एलिन, एनोलिन, स्नोलिक या कोई नहीं? बताइए जल्दी से, लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है लहसुन में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल का, जिसने जवाब दिया है एलिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुन में एक विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है, और उस अमीनो अम्ल का नाम क्या है? उस अमीनो अम्ल का नाम है एलिन। अगर आपसे पूछ ले कि लहसुन में ऑयल की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए लहसुन में तेल भी पाया जाता है, और उस तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 0.1 से 0.4%। कितनी हो जाएगी? 0.1 से 0.4% हो जाएगी। तो लहसुन में आपसे तेल की मात्रा भी पूछा जा सकता है कि लहसुन में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखना, लहसुन में तेल की मात्रा कितनी होगी? लहसुन में तेल की मात्रा 0.1 से 0.4% हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब देखिए, मैंने और क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि लहसुन में अमीनो अम्ल पाया जाता है, उसको एलिन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे कई बार पूछा गया है। लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एलाइसिन, बी है आपका पोरोनिन, सी है आपका स्नोलिक और डी है आपका मेलेनिन। बताइए जल्दी से, क्या होगा? लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व कौन सा होगा? लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व कौन सा होगा? एलाइसिन, पोरोनिन, स्नोलिक या मेलेनिक? क्या होगा लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए, जिसने इसका आंसर दिया है एलाइसिन, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन में एक तत्व पाया जाता है जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम कर देता है, या जीवाणु को मार देता है, या वो जीवाणु प्रतिरोधक तत्व होता है, उस तत्व का नाम है एलाइसिन। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु या एलाइसिन नामक जीवाणु प्रतिरोधक तत्व का संबंध किस फसल से है, या लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व कौन सा है? तो दोनों ही सूरत में आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सूरत में आंसर हो जाएगा आपका एलाइसिन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस प्रकार के सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे, आपको सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन के लिए सही कथन है। लहसुन के लिए सही कथन है। अब ऑप्शन देखिए, ए क्या है? ऑप्शन ए है आपका अंकुरण तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका वृद्धि तापमान 13 से 21 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका गर्म जलवायु और डी है आपका उपरोक्त सभी। अब जवाब आपको देना है, लहसुन के लिए सही कथन क्या होगा? लहसुन के लिए सही कथन क्या होगा? अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के लिए तापमान 13 से 21 डिग्री सेल्सियस और गर्म जलवायु और उपरोक्त सभी।
अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन के लिए जो सही कथन है वो कौन सा है? लहसुन के लिए एक तो अंकुरण हेतु तापमान चाहिए आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, उसकी वृद्धि के लिए तापमान चाहिए 13 से 21 डिग्री सेल्सियस, गर्म जलवायु की फसल होनी चाहिए और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लहसुन के लिए सही कथन क्या हो गया? लहसुन के लिए सही कथन हो गया उपरोक्त सभी, जिसमें ये तीनों ही आंसर इसके करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं मैं, ठीक 6:30 बजे आज क्लास लगेगी, ठीक 6:30 बजे आज क्लास लगेगी, तो आप पहुंच जाना। शाम को ठीक 6:30 बजे क्लास लगेगी, पहुंच जाना। कल बहुत कम स्टूडेंट आए थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि गलती आपकी नहीं है, गलती एक्चुअल में मेरी है। मैं कुछ दिनों से संबंध नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए मैं समझा देता हूं आपको कि आज शाम को क्लास लगेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है? लहसुन में प्रवर्धन किससे किया जाता है? लहसुन में प्रवर्धन किससे किया जाता है? अब प्रवर्धन का मतलब होता है प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, और इसको प्रसारण के नाम से भी जाना जाता है। तो लहसुन में प्रवर्धन किससे किया जाता है, प्रसारण किससे किया जाता है, या प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कलिका, बी है आपका क्लोव, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ए है आपका कलिका, बी है आपका क्लोव, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। बताइए लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाएगा? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? लहसुन के अंदर प्रवर्धन किया जाता है कलिका के द्वारा, और इस कलिका को इंग्लिश में हम क्लोव के नाम से जानते हैं। इस कलिका को हम इंग्लिश में क्लोव के नाम से जानते हैं। मैं समझा देता हूं कलिका या क्लोव का क्या होती है। देखिए आपने कभी लहसुन देखा होगा, तो लहसुन देखते हो तो बीच के अंदर तो एक हार्ड सा एक तना टाइप होता है, एक लकड़ी होती है बीच में जो लहसुन की होती है, और उसके चारों तरफ गोल 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 लहसुन चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो चारों तरफ गोल गोल लहसुन चिपका हुआ होता है, उसी को हम कलिका कहते हैं, और उस कलिका को इंग्लिश में क्लोव के नाम से जाना जाता है। तो जब हम लहसुन को उगाते हैं खेत में, तो खेत में उगाने के लिए हमें उसी प्रकार की क्लोव की जरूरत होती है। उसको पहले उपचारित किया जाता है, उपचारित करने के बाद में उसको क्या किया जाता है? खेत में उगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन में प्रवर्धन कलिका या क्लोव के द्वारा होता है। ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोव का संबंध निम्न में से किस फसल से है? वो कलिका नहीं देगा, वो सीधा देगा कि क्लोव का संबंध निम्न में से किस फसल से है। तो क्लोव का जवाब आते ही आपका क्या आंसर हो जाएगा? क्लोव का जवाब आते ही आपका आंसर हो जाएगा लहसुन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब अगला सवाल देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन की 1 हेक्टेयर हेतु कितने कलिका की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए जल्दी से, लहसुन की 1 हेक्टेयर हेतु कितने कलिका की आवश्यकता होती है? बीज दर पूछी गई है लहसुन की। आपको 1 हेक्टेयर में यानी कि 10,000 वर्ग मीटर एरिया में आपको क्या करना है? लहसुन की फसल उगानी है। अब आपको कितने क्लोव या कलिका की जरूरत पड़ेगी? 1 से 2 क्विंटल, 4 से 5 क्विंटल, 6 से 7 क्विंटल, या 7 से 9 क्विंटल? जवाब क्या होगा इसका? बताइए जल्दी से, कितनी कलिका की आवश्यकता होगी? ए, बी, सी या फिर डी? लहसुन की 1 हेक्टेयर हेतु कितनी कलिका की आवश्यकता हो जाएगी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए जिसने इसका आंसर दिया है कलिका के लिए जिसने इसका आंसर दिया है 4 से 5 क्विंटल, बिल्कुल सही जवाब है। तो 4 से 5 क्विंटल कलिका से हम क्या कर सकते हैं? 4 से 5 क्विंटल कलिका से हम 1 हेक्टेयर में लहसुन की खेती कर सकते हैं, और जो उपज आएगी वो उपज के बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेगा वो कि लहसुन की 1 हेक्टेयर हेतु कितने बीज की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, वो बीज की मात्रा तो उसने सवाल में पूछा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो कलिका है उसकी कितनी मात्रा रखी जाए। तो कलिका की मात्रा ध्यान रखना 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर रखी जाती है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जितनी कंटिन्यू क्लास होती है उसकी आधी क्लास ही है आज, उसके जितने भी नहीं है तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। उतनी बड़ी क्लास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जरूर कह देता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ऐड किए हैं। देखिए लहसुन का रोपण किस माह में किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लहसुन का रोपण किस माह में किया जाता है, या ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जुलाई, बी है आपका सितंबर, सी है आपका अक्टूबर, और डी है आपका नवंबर। बताइए जल्दी से, लहसुन का रोपण किस माह में किया जाता है? बताना है आपको, लहसुन का रोपण किस माह में, किस मंथ में किया जाता है?
ए, बी, सी या फिर डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन का रोपण या ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे? लहसुन का रोपण या ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर माह में किया जाता है। कब करते हैं? अक्टूबर माह में। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से लहसुन की किस्म है, लहसुन की अब वैरायटी बतानी है आपको, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, ए है आपका यमुना सफ़ेद, बी है आपका गोदावरी सफ़ेद, सी है आपका G4 और डी है आपका उपरोक्त सभी। अब एक चीज़ पहले मैं बता देता हूं, जब वो आपको लहसुन की किस्म पूछेगा तो उसके साथ वो आपको मूली की किस्म भी पूछेगा। क्या पूछेगा? मूली की किस्म भी पूछेगा। तो लहसुन की किस्म और मूली की किस्म वो एक साथ क्यों पूछता है? क्योंकि देखिए लहसुन भी सफ़ेद कलर का होता है और मूली भी सफ़ेद कलर की होती है, और लहसुन की जो किस्में होती हैं उसके पीछे भी सफ़ेद लगा होता है, और जो मूली की किस्में होती है उसके पीछे भी सफ़ेद लगा होता है। जैसे एक मूली की किस्म है जापानी सफ़ेद, अब वो यमुना सफ़ेद, गोदावरी सफ़ेद, और ऑप्शन नंबर डी आपको देगा जापानी सफ़ेद, और फिर पूछेगा निम्न में से कौन सी किस्म मूली की है? तो आप देखो उपरोक्त, चौथा ऑप्शन देगा आपको उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे सब में सफ़ेद 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 है, दैट मीन्स उपरोक्त सभी हो जाएगा, लेकिन उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फिर जापानी सफ़ेद वाला। तो इस प्रकार से आपसे वो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, और मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ आपको, तो आप पूरी तरह से क्लास को अटेंड करें और ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो है ये इंपीरियल एग्रो क्लासेस ये नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जो निम्न में से लहसुन की किस्म कौन सी है? यमुना सफ़ेद भी लहसुन की किस्म है, गोदावरी सफ़ेद भी लहसुन की किस्म है, और G4 भी लहसुन की किस्म है। अब G4 की कहानी क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, G4 क्या चीज़ है, क्या करती है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है इसके बारे में। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है, लहसुन का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है? अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि लहसुन का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 7 डिग्री सेल्सियस, और डी है आपका 9 डिग्री सेल्सियस। बताइए जल्दी से, लहसुन का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है? लहसुन का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है? अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन का जो भंडारण किया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। अगर आपसे इसके अंदर आपेक्षिक आर्द्रता, अगर आपसे इसके अंदर आपेक्षिक आर्द्रता पूछी जाती है तो आपेक्षिक आर्द्रता का मतलब कितनी हो जाएगी? 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी। 60 से 70% क्या हो जाएगी? आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया? 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन है लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? जब आप लहसुन खाते हो तो उसमें से एक गंध भी आती है और तीखापन भी होता है, तो वो किसके कारण होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला डाई एलाइल डाइसल्फाइड, बिल्कुल सही जवाब है। जो डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है उसके कारण उसमें गंध आती है और उसी के कारण उसमें क्या होता है? तीखापन होता है, ठीक है। मेन तो तीखापन होता है, गंध का मैंने बता दिया था पहले। डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होगा? लहसुन में तीखापन होगा। अगर प्याज का पूछ ले आपसे तो प्याज का क्या हो जाएगा? प्याज का हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये दोनों ही मिलते जुलते केमिकल हैं, ये दोनों ही मिलते जुलते केमिकल हैं, इसीलिए बार बार पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये फिर से आएंगे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन फिर से आएंगे। लहसुन का तीखापन, प्याज का तीखापन फिर से आएगा, तो इसलिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट है बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार किसमें होता है या किससे होता है? बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार किससे होता है? अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, प्याज और लहसुन जो है वो बल्ब वाली क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? बल्ब वाली क्रॉप है। बल्ब वाली क्रॉप क्यों है? क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना, गोल संरचना पाई जाती है जो बल्ब के आकार की होती है, इसलिए इसको बल्ब क्रॉप के नाम से जाना जाता है। सिर्फ दो ही फसलें हैं, एक तो प्याज और एक लहसुन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बल्ब वाली क्रॉप कौन सी है? तो ए प्याज देगा, बी लहसुन देगा, सी ए और बी दोनों देगा, और डी देगा उपरोक्त में से
कोई नहीं, या फिर वो एक ही ऑप्शन दे देगा आपको, आलू दे देगा, फिर उसके बाद में लहसुन दे देगा, फिर उसके बाद में दो कोई गलत ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें से एक चुनना है। तो ध्यान रखना, प्याज और लहसुन हमेशा बल्ब वाली क्रॉप है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार किससे होता है। तो ए है आपका नाइट्रोजन की कमी, बी है आपका नाइट्रोजन की अधिकता, सी है आपका बोरोन की कमी और डी है आपका बोरोन की अधिकता। बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। पूरी क्लास अटेंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार किससे होता है, बताइए जल्दी से, बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार किससे होता है। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है नाइट्रोजन की अधिकता, बिल्कुल सही जवाब है। ये नाइट्रोजन की अधिकता और कभी कभी पानी की कमी के कारण भी हो जाता है। बल्ब स्प्राइलिंग नामक जो कायिक विकार है, सबसे पहले तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध बल्ब वाली क्रॉप से होगा, लेकिन प्याज से नहीं है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध सिर्फ लहसुन की फसल से है, और लहसुन की फसल में बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार हो जाता है। और इसका जो मुख्य कारण माना जाता है, वो मुख्य कारण माना जाता है या तो नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, ये वाला बी वाला होगा, बी वाला होगा, नाइट्रोजन की या तो अधिकता हो जाती है या फिर पानी की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की अधिकता या पानी की कमी के कारण बल्ब स्प्राइलिंग नामक कायिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लहसुन के अंदर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्प्लिटिंग नामक कायिक विकार क्या होता है, यह कायिक विकार होता है किसमें होता है, तो इसको समझ लीजिए पहले। देखिए स्प्लिटिंग तो 2 फसलों में होती है, पहले समझ लीजिए, पूरी कहानी समझा देता हूं मैं आपको। देखिए स्प्लिटिंग का मतलब होता है बट जाना, 2 बराबर भागों में या 2 भागों में विभाजित हो जाना। तो ये जो शब्द दिया गया है यहाँ पर स्प्लिटिंग, इस स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाना। वो बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 फसलों में मुख्य रूप से होता है। एक तो ये होता है आपके लहसुन में, और दूसरा होता है आपकी गाजर में। किसमें होता है, लहसुन में होता है, गाजर में होता है। आपको मूली में भी देखने को मिलता है, लेकिन मूली में कम देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। जो लहसुन के अंदर होता है, उसका अगर आपसे कारण पूछ लिया जाए कि लहसुन में स्प्लिटिंग की समस्या किसके कारण होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कटाई में देरी के कारण। कटाई में देरी से क्या हो जाता है, कटाई में जब हम देर करते हैं, हमारी फसल पक जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है कटाई के लिए, फिर उसके बाद भी हम क्या करते हैं, देरी करते रहते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे जो कंद होता है, जो बल्ब होता है मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी के अंदर वो बल्ब क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे 2 बराबर या 2 भागों में विभाजित होने लग जाता है, वो फटने लगता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि लहसुन में किसके कारण होगा, कटाई में देरी के कारण होगा। लेकिन अगर आपसे गाजर और आपसे मूली के अंदर पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग नामक कायिक विकार मूली और गाजर में किसके कारण होगा, तो उसका जवाब देना है आपको कठोर मृदा परत के कारण। किसके कारण होगा, कठोर मृदा परत, हार्ड सॉइल सरफेस के कारण होता है। उसमें क्या होता है कि जब मूली की ग्रोथ होती है या गाजर की ग्रोथ होती है, तो वो नीचे बढ़ नहीं पाती है, उसकी जड़ जो होती है वो नीचे की तरफ नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि नीचे कठोर परत आ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में फिर जो मूली होती है वो 2 बराबर भागों में विभाजित होकर बढ़ने लग जाती है। कभी आपने देखा होगा कि मूली या गाजर देखा होगा, तो उसके नीचे से आप देखोगे तो कभी कभी 2 पैर होते हैं, पैर का मतलब 2 बराबर या 2 अलग अलग भागों में विभाजित होती है। तो वो स्प्लिटिंग की समस्या होती है। किसकी समस्या होती है, स्प्लिटिंग की समस्या होती है। स्प्लिटिंग को 2 का मतलब होता है बराबर भागों में विभाजित हो जाना। तो जिसने समझ लिया, बिल्कुल उसका फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर फंडा क्लियर हो गया और न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ और सिर्फ अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म है। मैंने कहा था मैं पीछे बताऊंगा आपको G4 के बारे में। तो लहसुन की अगर आपसे बड़ी कलियों वाली किस्म पूछ ली जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G4 हो जाएगा। अब देखिए G4 का मतलब क्या है, G4 का जो मतलब है वो है गुजरात 4। क्या है, गुजरात 4 भी माना जाता है, और कभी कभी इसको गार्लिक 4 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गुजरात में विकसित हुई है, इसलिए इसको G4। आपको सिर्फ और सिर्फ गार्लिक 4 याद रखना है, ठीक है, गार्लिक 4 याद रखना है। अगर पूछ ले कहाँ विकसित हुई है, तो गुजरात का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वो देंगे, वहां पर आपको बताना है इसको विकसित हुई है, ठीक है। अब ये जो G4 वैरायटी है,
इसकी जो कलियां होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसकी जो कलियां होती है, जो कंद कलियां होती है, जो क्लोव होते हैं वो बहुत बड़ी साइज के होते हैं और इसीलिए इस जो G4 वैरायटी इसको ज़्यादातर उगाया जाता है, क्योंकि जब कलियां बड़ी होगी तो उपज भी इससे अधिक प्राप्त होगी और उपज प्राप्त होगी तो हमें अधिक, किसान को अधिक क्या होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म हो जाएगी G4 वैरायटी क्या है, बड़ी कलियों वाली किस्म है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर से कह रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसी के लिए कहता हूं कि आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा हिसार गार्लिक किस्म है। अब ये खतरनाक वैरायटी है, बहुत ही खतरनाक वैरायटी है बच्चों, इसका जवाब आपको ध्यान से देना है। मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको सारी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं पीछे ऐड करता हूं ताकि आपको पूरी क्लास अटेंड कर सको आप, ठीक है। हिसार गार्लिक किस्म लहसुन की है, गाजर की है, मूली की है या फिर शलजम की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, हिसार गार्लिक किस्म किसकी है। आपको समय दे देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका लहसुन, बी है आपका गाजर, सी है आपका मूली और डी है आपका शलजम। चारों की चारों ही ऐसी फसलें दी हैं मैंने जो मिट्टी के अंदर उगती हैं, मतलब मिट्टी के अंदर इनके फल का निर्माण होता है। अब बताइए जल्दी से हिसार गार्लिक किस्म किसकी है। जिसने इसका जवाब दिया है लहसुन, उनका जवाब गलत है। हिसार गार्लिक लहसुन की वैरायटी नहीं है। हिसार गार्लिक जो वैरायटी है वो वैरायटी है गाजर की। किसकी है, गाजर की वैरायटी है। हिसार गार्लिक जो वैरायटी है वो गाजर की है, लेकिन इसका नाम इतना अनोखा है कि ये आपको ऐसे लगता है जैसे ये किसकी वैरायटी है, जैसे ये लहसुन की वैरायटी है। इसीलिए मैं फिर से कह देता हूँ आपको कि आपको किस्म को रिलेट करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, किस्म का नाम किस प्रकार से पूछा गया है। कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और फिर से कह देता हूँ, किस्म से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस्म से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जेट, ICAR, BHU, PAT। आपसे वैज्ञानिक नाम से पूछे जाएंगे 3-4 सवाल, आपसे 3-4 सवाल एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट से पूछे जाएंगे कि कौन सा कहाँ पर है। ये 4-5 सवाल, लगभग 7-8 सवाल तो फिक्स होते हैं जो इन्हीं में से आते हैं, चाहे आप पीछे का पुराना पेपर उठा के देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार के सारे फंडे कहाँ पर क्लियर करवाए जाते हैं, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो चित्तौड़गढ़ में है। अगर आप वहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। अगर 1 तारीख से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है तो 1 तारीख से हमारा जेट, ICAR और BHU का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप आ सकते हो। हम 1 महीने में बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स चलाएंगे, जो 1 महीने में आपको वहां का वहां सुबह से शाम तक वहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये समझ लीजिए कि एग्जाम को कैसे फाइट करना है, तो वहां पर आप आ सकते हो। अगर इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, किसी पे भी फोन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन क्या है, लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने हेतु किसका छिड़काव किया जाता है। अब बल्ब का मतलब जानते हो आप, बल्ब क्या होता है बता दिया मैंने। बल्ब वाली फसल कौन कौन सी होगी, प्याज और लहसुन बल्ब वाली फसल होती है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कैल्शियम, बी है आपके पास बोरेक्स, सी है आपके पास कार्बन और डी है आपके पास सेरेडेक्स। बताइए जल्दी से, लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने के लिए, यानी जो बल्ब लगा हुआ है मिट्टी के अंदर उसकी साइज बड़ी करनी है। अब बड़ी करने के लिए किस प्रकार के रसायन का छिड़काव किया जाएगा, बताइए जल्दी से, बड़ी करने के लिए किस प्रकार के रसायन का छिड़काव किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है बोरेक्स, सी है कार्बन और डी है सेरेडेक्स। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब। बार बार पूछा जाता है ये सवाल, बार बार पूछा जाता है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही पीछे इंक्लूड कर देता हूं मैं। जिसने इसका जवाब दिया है बोरेक्स, बिल्कुल सही जवाब है। जो बोरेक्स होता है, उस बोरेक्स के कारण हम क्या करते हैं, बोरेक्स का छिड़काव करने पर लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ जाता है, उनकी साइज बढ़ जाती है और हमें उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है, लहसुन में बल्बों को कितने प्रतिशत क्लोव प्राप्त होता है या किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन को कैसे पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है लहसुन में बल्ब से कितने प्रतिशत कलियां प्राप्त होती है। जो हमारा लहसुन होता है उसके अंदर कलियां कितने प्रतिशत होती है। तो आपने देखा होगा जब आप लहसुन को छीलते हो तो छीलने के बाद में क्या होता है, कुछ तो कचरा निकल जाता है और बाकी हमारी कलियां रह जाती है। तो कलियों का प्रतिशत पूछा है यहाँ पर। यह सवाल भी पीछे पूछा गया है कि लहसुन में बल्बों से कितने प्रतिशत क्लोव या कलियां प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 60%, बी है आपका 70%, सी है आपका 80% और डी है आपका 95%। बताइए जल्दी से, लहसुन में बल्बों से कितने प्रतिशत
प्रतिशत क्लोव प्राप्त किया जाता है? कितने प्रतिशत क्लोव प्राप्त किया जाता है? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, 95% बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर 95% तो क्लोव या कलियां होती हैं और बाकी 5% जो होता है वो उसका डंठल और उसका छिलका होता है। तो ध्यान रखना, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है और आ सकता है वापस से कि लहसुन में बल्बों से कितने प्रतिशत क्लोव या कलियां प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 95% क्लोव और 5% छिलका प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा, इसके बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन और बचेगा। लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने हेतु बोरेक्स की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? अब इससे पहले मैंने बताया था कि जो लहसुन होता है उसमें बल्बों का आकार बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स पाउडर का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आने लग गया आजकल। ठीक है, तो बोरेक्स की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5 किलोग्राम, बी है आपके पास 10 किलोग्राम, सी है आपके पास 15 किलोग्राम और डी है आपके पास 20 किलोग्राम। अब बताइए जल्दी से, लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने हेतु कितने प्रतिशत बोरेक्स पाउडर का छिड़काव या बोरेक्स का छिड़काव किया जाएगा? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। उसमें पूछा गया था कि जो हमारी लौकी होती है उसमें फूलों को, नर और मादा फूलों को नियंत्रित करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सुपरवाइजर की वैकेंसी भी जैसे ही ये पुरानी जो भर्ती है ये क्लियर होगी, सुपरवाइजर की वापस से वैकेंसी आएगी, तब के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। और उस समय भी यहाँ पर क्लासेस लगेगी, धांसू वाली क्लासेस लगी ऑन द बोर्ड, और 1-2 दिन में वैसे भी बोर्ड पर लगने वाली है। अब देखिए जिसने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 10 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने हेतु बोरेक्स की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? बोरेक्स की 10 किलोग्राम मात्रा का उपयोग किया जाता है। लहसुन में बल्बों का आकार बढ़ाने हेतु बोरेक्स की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? 10 किलोग्राम मात्रा का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी को इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन की प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। लहसुन की प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है, उपज बतानी है आपको। लहसुन की प्रति हेक्टर उपज कितनी प्राप्त होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 150 से 200 क्विंटल, बी है आपका 300 से 350 क्विंटल, सी है आपका 400 से 450 क्विंटल और डी है आपका 500 से 550 क्विंटल। अब बताइए जल्दी से, लहसुन की प्रति हेक्टर उपज बतानी है आपको। बार बार पूछा जाता है सवाल, लहसुन की प्रति हेक्टर उपज कितनी प्राप्त होगी? इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्याज के बारे में भी हमने बहुत डिस्कस किया था। प्याज के बारे में भी मैंने बताया था कि उपज कितनी होती है। बताइए जल्दी से क्या इसका जवाब क्या होगा? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है 150 से 200 क्विंटल, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की जो उपज प्राप्त होती है वो 150 से 200 क्विंटल प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 150 से 200 क्विंटल प्याज में प्राप्त होता है। और प्याज जो होता है, लहसुन की जो उपज प्राप्त होती है, लहसुन की जो उपज प्राप्त होती है वो उपज होती है 150 से 200 क्विंटल। और जो लहसुन होता है वो प्याज से महंगा होता है, और महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो उपज होती है वो कम प्राप्त होती है। अगर इसके कंपेरिजन में हम प्याज की उपज देखें तो प्याज की उपज कितनी हो जाएगी? 250 से 300 क्विंटल। अगर आप क्विंटल को टन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप पीछे का एक एक जीरो हटा दें। जैसे इसका आंसर ये है कि लहसुन की प्रति हेक्टर उपज तो 150 से 200 क्विंटल है, अगर इसका एक एक जीरो हटा दिया तो 15 से 20 टन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार से आपको सारे फंडे क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, लहसुन में गुणसूत्र संख्या होती है। लहसुन में गुणसूत्र संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है आपका 22, बी है आपका 16, सी है आपका 44 और डी है आपका 64। लहसुन में गुणसूत्र संख्या बतानी है आपको। लहसुन में गुणसूत्र संख्या बतानी है आपको, कितनी होगी लहसुन में गुणसूत्र संख्या? जिसने इसका जवाब दिया है 44, गलत जवाब है आपका। लहसुन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? लहसुन में गुणसूत्र संख्या 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो लहसुन में गुणसूत्र संख्या 16 हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन निम्न में से है। लहसुन किस प्रकार का पौधा है? लास्ट क्वेश्चन ही है। एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ए और बी दोनों है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं।
अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है एक बीजपत्री, बिल्कुल सही जवाब है। जो लहसुन होता है वो कौन सा होता है, एक बीजपत्री होता है। लहसुन एक बीजपत्री होता है। अब देखो एक आपको अमेजिंग सी ट्रिक देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या होते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को याद कैसे रखें। तो जो एक बीजपत्री वाले फसलें हैं वो कम हैं और जो द्विबीजपत्री वाली फसलें हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री वाली को याद रख लो, मुश्किल से 4-5 हैं उनको याद रख लो। बाकी जो बची सारी द्विबीजपत्री है तो उनको याद रखना ही नहीं है। जैसे आपके सामने आएगा जिसका याद होगा उसका बता दोगे कि एक बीजपत्री है, बाकी सारी द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो इस प्रकार की अमेजिंग ट्रिक्स भी मैं आपको देता रहूँगा। अब लहसुन की जो है एक बीजपत्री पादप होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे पहले किस्में बता देता हूं क्योंकि किस्में मैंने बहुत कम बताई थी। देखिए लहसुन की किस्म, एक किस्म है हमारी एग्रीफाउंड व्हाइट, फिर उसके बाद में है यमुना सफ़ेद, फिर उसके बाद में है गोदावरी सफ़ेद, फिर उसके बाद में है एग्रीफाउंड पार्वती, फिर उसके बाद में है सोलन, फिर उसके बाद में है अगेती कुंवारी और उसके बाद में लास्ट में है G4, जिसको गार्लिक 4 कभी कभी गुजरात 4 के नाम से भी जाना जाता है। गार्लिक 4 या गुजरात 4 के नाम से भी जाना जाता है। और ये बड़े कंधों वाली किस्में कौन सी हैं, बड़े क्लोव वाली किस्में, बड़े कंधों वाली या बड़े क्लोव वाली किस्म हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया, आपको सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है मैंने। लहसुन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी के सभी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर इसके जो रोग और जो कीट थे वो आपने नहीं बताए। तो जो रोग और कीट लहसुन के अंदर लगते हैं वो रोग और कीट किस में लगते हैं, प्याज के अंदर लगते हैं। तो दोनों का फैमिली भी सेम है, दोनों की जो क्रॉप टाइप है वो भी सेम है। तो जो मैंने लहसुन में बताया था जिस रोग के प्रति, वो का वो जो मैंने प्याज में बताया था वो का वो ही किस में हो जाएगा, वो का वो ही लहसुन में हो जाएगा। तो वह आप वो क्लास वापस से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से रोग लगते हैं और उन कौन कौन से रोग में कौन कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था जो प्याज था मैंने उसमें बताया था कि एक बैंगनी धब्बा रोग लगता है और उस बैंगनी धब्बा वो प्याज का सबसे हानिकारक रोग है। और फिर मैंने ये भी आपको एक ट्रिक बताई थी कि जितने भी पत्ती धब्बा और पत्ती से रिलेटेड धब्बे वाले रोग हैं वो किससे, उसका छिड़काव किससे किया जाएगा, उसका छिड़काव किया जाएगा या उसका जो नियंत्रण है वो मैनकोजेब से किया जाएगा। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आपको बताना है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और शाम को ठीक 6:30 बजे पहुंच जाना, क्लास लगेगी, डेफिनेटली आपकी क्लास लगेगी। कल टॉपिक समझाया था मैंने, थ्योरी के हिसाब से समझाया था टोमेटो वाला टॉपिक। आज मैं उसको थ्योरी का जो लास्ट पार्ट है, यानी एक थ्योरी के 2 पार्ट करूंगा मैं, तो दूसरे पार्ट में समझाऊंगा आपको आराम से। आपको आना है, क्लास अटेंड करनी है और प्लीज़ वीडियो के लिंक को भी शेयर करना और इस वीडियो को भी शेयर करना। और शेयर करने के साथ साथ क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। मिलेंगे ठीक शाम को 5:30 बजे, तब तक के 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।